अब समझते हम लोग वेदर और इफ में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ही सिंपल है कि वेदर और इफ के बाद वी यूज द कंजंक्शन और नॉट या और नो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये जान पहचान वाला भी है आपका और आपने देखा भी होगा। तो वेदर और इफ दोनों का मतलब होता है कि क्या, फिर देखिए इसका मतलब होता है कि क्या ऑप्शन के लिए तो और आ जाएगा, और इफ़ जो है इफ़ देखिए नॉर्मली यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों साथ में क्यों लिखे हैं। हालांकि इफ़ के साथ में और नहीं आता है, केवल वेदर के साथ में ही और कंजंक्शन आता है, इसका पेयर जो है। लेकिन कभी कभी वो दे देते हैं तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा आपको पेयर नहीं मिलेगा। सही सेंटेंस क्या वो आपको दिखा देता हूँ। आई डोंट नो वेदर ही हैज़ गॉन और नॉट, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह चला गया है या नहीं। तो यहाँ पे और इफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इफ सेंस देता है वही वेदर सेंस देता है। बस डिफरेंस क्या है कि ये अपने साथ में पेयर लाता है, इसका कोई पेयर नहीं होता, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आई डाउट वेदर ही विल कम, वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट, मुझे संदेह है, मुझे थोड़ा सा शक है वेदर की क्या ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा या नहीं। यहाँ पर ये आपकी बन रही है क्लॉज, नाउन क्लॉज। कैसे बन रही है मैंने क्लॉजेस वाली वीडियो समझाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में एडवांस वाली जो मैं समझाया है संपूर्ण फ्री पेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर करके जो सीरीज है उसमें मैंने समझाया, देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके। द रीज़न इज द रीज़न वाई, यही कारण है कि, इसकी ये हिंदी होती है। अब यहाँ पे इसके साथ में बिकॉज, क्योंकि, ड्यू टू के कारण से, ओइंग टू के कारण से, इन शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। इनकी जगह कहते हैं इसका पेयर जो होता है वो होता है मेरा दैट। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसका क्यों यूज़ करने हैं उसका रीज़न देख लो। यही कारण है कि जब ये शब्द जो हैं ये कारण खुद बता रहे हैं तो बिकॉज, ड्यू टू और ओइंग टू का मतलब भी सेम यही होता है, इस कारण से। तो हम सेम वर्ड वाले सेम शब्द नहीं लिखते हैं बार बार रिपीट करके उसके साथ में, तो दैट जो है वो कंजंक्शन अपने पेयर में रहेगा। एक बार सेंटेंस देख लो। द रीज़न वाई, यही कारण है कि, ही फेल्ड इज दैट ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, उसका फेल होने का कारण ये है कि उसने पढ़ाई सही सीरियसली गंभीरता से नहीं की है। जब ये कारण खुद बता रहा है तो अगर मैं यहाँ पे बिकॉज लगा दूँ तो बिकॉज से दूसरा कारण बताएगा, नंबर दूसरा, जबकि यहाँ पे कोई दूसरा कारण नहीं है। ये एक वजह थी, मतलब ये एक परिणाम आया और उसकी वजह थी ये, तो वजह बताने के लिए मैं दैट लगाया, ना कि एक और कारण बताने के लिए। अगर मुझे एक और रीज़न बताना होता तो मैं दूसरा सेंटेंस शुरू करता इन कंजंक्शन से। तो अपना कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये खुद रीज़न बता रहा है तो एक और रीज़न वाला शब्द नहीं आएगा, खुद दैट आएगा सेंटेंस जोड़ने के लिए। द रीज़न इज दैट, कारण यह है कि ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, कि उसने पढ़ाई सही से नहीं की। दो, एज दो या एज इफ, इन दोनों का हिंदी मतलब होता है मानो की। क्या होता है, वेरी गुड, मानो की। अब मानो की, तो मानना शब्द क्या है, मैथमेटिक्स आपसे सुना होगा, माना कि राम की आयु x है, तो क्या वास्तव में उसकी आयु x है? नहीं, उसकी आयु तो बाद में पता चलती है कि भाई उसकी एज तो 27 ईयर्स थी, तो हम मान लेते हैं फिलहाल, जब तक मैं उसकी 27 ईयर्स पता नहीं चलती है। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आया है कि मानो की हमारा जो है वो संभावना है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से कोई एक कल्पना है, आपकी इमेजिनरी है, एक कल्पना है। तो जो कल्पना की जाती है तो पास्ट टेंस में हम इसके साथ में, याद रखना, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी दुनिया सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ में हमेशा वर का यूज़ करते हैं, वॉस का नहीं करते हैं। और इसका पेयर जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो करना है वुड। पेयर नहीं है मतलब कि हेल्पिंग वगैरह यहाँ पर आती है। कैसे, ही बिहेव्ड, उसने ऐसा व्यवहार किया, मानो कि, एज इफ लगा दो या एज दो लगा दो, बात एक ही है। ही वर द किंग, कि वह कोई राजा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, वर, सब्जेक्ट कौन है, ही। आप सोचिए ही सब में सर वॉज आता है, अगर मैं लिख दूँ वॉज तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रियल में राजा था, और वर ये बता रहा है कि वो राजा नहीं था, लेकिन इसका बिहेविंग जो था, वो जो बिहेवियर था वो वहाँ पे उसका राजाओं के जैसा था। तो ध्यान दीजिए इसके साथ में मैंने वर का ही यूज़ किया है। एक बार फिर से समझो, ही डांस्ड विद जॉय, वो बहुत ही खुशी से नाचा, मानो कि, या मानो कि ही हैड वॉन द प्राइज। अब
अब कहो सर यहाँ पे आपने वर्क क्यों नहीं लगाया, वॉन हेड कहाँ से आ गया? समझो, यहाँ पर ये कोई काम नहीं था, राजा कोई काम नहीं था, उसकी अवस्था थी। जैसे यू आर ए टीचर, तो यहाँ पे वर जो है उसकी अवस्था बता रहा है। जैसे कि ही वॉज द किंग, वह राजा था रियल में तो वॉज, और नहीं था कल्पना थी तो वर। लेकिन यहाँ पे तो काम हुआ ना जीतने का। तो याद ये रखना है कि एज इफ और एज दो के बाद जब भी कल्पना वाली बातें होंगी तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब पास्ट में वर भी आ सकता है और काम अगर हो रहा है तो हैड भी आ सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं सिंस का मतलब होता है। सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस जो समय के लिए होता है। मैंने आपको एडवांस लेक्चर जो सीरीज चल रही है अपनी फ्री पेड इंग्लिश ग्रामर वाली, उसमें मैंने बताया था कि सिंस निश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय का मतलब क्या होता है? 2 बजे सोमवार को 2018 में, कुछ ऐसे शब्द। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि हम चाहें तो अगर कोई घटना हुई है, अगर कोई घटना भी हुई है अगर, तो हम लोग उस सेंटेंस का पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंस की बात निश्चित समय तो आता ही आता है, साथ ही साथ हम चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी निश्चित समय के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है। सिंस जो है कंजंक्शन भी है और सिंस जो है एक हमारा प्रपोजिशन भी है। क्या है, कैसे, वो सब मैं समझाता हूँ आपको। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा है। तो सुबह मेरा क्या है? सुबह मेरा एक समय है। सुबह मेरा क्या है? समय है। और समय है इसका मतलब सिंस यहाँ पर मेरा प्रपोजिशन है। जब भी समय के पहले मेरा सिंस आएगा तो वो मेरा कहलाएगा प्रपोजिशन। नोट करना कॉपी पर ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि मैनी न्यू डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस सिंस आई लेफ्ट होम, जब से मैंने घर छोड़ा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। तो ध्यान दो, सिंस के बाद क्या है? अब सिंस के बाद ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेरा एडवर्ब है। तो हम अगर ध्यान दें तो ये तो ग्रुप जो है वो बन रहा है एक सेंटेंस। ये तो सेंटेंस बन रहा है। तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जो बीच में लगाते हैं उसको बोलते हैं कंजंक्शन। इसका मतलब सिंस यहाँ पर जो है मेरा कंजंक्शन है, जबकि यहाँ पे केवल समय था और कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, इसलिए मेरा सिंस यहाँ पे हो जाएगा प्रपोजिशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। सेंटेंस को जोड़ेगा तो सिंस हो जाएगा कंजंक्शन, और समय को जोड़ेगा तो बन जाएगा मेरा प्रपोजिशन। और यहाँ पर अब हमें समझना क्या, और देखो कि आई हैव नेवर सीन हिम सिंस हिज फादर डाइड, मैंने उसे तब से नहीं देखी जब से उसके पिता खत्म हो गए हैं। तो हिज फादर मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। डाइड मेरा क्या हो गया? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलकर के बनते हैं सेंटेंस। इसका मतलब यहाँ पर जो सिंस है वो मेरा हो जाएगा कंजंक्शन। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर समय है अकेला, कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया क्योंकि वह फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो कारण बताने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया बीच में बिकॉज। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट है, वर्ब है अपने पास, सब्जेक्ट है, वर्ब है अपने पास, तो बीच में हो जाएगा कंजंक्शन। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड फॉर ही टेक्स एवरीथिंग कैजुअली, वह विश्वास नहीं कर सकता है, मतलब ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति द्वारा या हम लोगों के द्वारा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि। यहाँ पे देखिए फॉर का मतलब निकला क्योंकि। अब क्योंकि क्यों निकला, और ये यहाँ पर है क्या? इसका अर्थ निकला क्योंकि यहाँ पर ये आपका कंजंक्शन है। अगर ये आपका प्रपोजिशन होता तो उसके बाद फिर 2 चीज़ें होती, या तो मेरा कोई नाउन आता या फिर प्रोनाउन आता, उसके बाद कोई वर्ब वगैरह नहीं आती, सेंटेंस नहीं आता, केवल नाउन और प्रोनाउन, बस सेंटेंस खत्म। तो ध्यान दो, यहाँ पे सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसका मतलब 2 सेंटेंस को आपस जोड़ रहा है, तो मेरे ये कहलाएगा कंजंक्शन। और फिर यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा क्योंकि। जब भी फॉर हमारा कंजंक्शन की तरह काम करता है तो उसका हिंदी अर्थ निकलता है क्योंकि। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा, सेंस बता रहा हूँ, क्योंकि ही टेक्स एवरीथिंग कैजुअली, क्योंकि वो हर चीज़ ऐसे ही ले लेता है, मतलब वह कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, वह विश्वास के काबिल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते तरीके से ना ध्यान देने वाला व्यक्ति है। अपने शब्द समझ लेना आप लोग सेंस निकाल करके। अब देख लेते हम लोग कंपैरिजन करने वाले कंजंक्शन, जो कि
पेयर में भी रखे होते हैं। अगर मैं बात करूं एज की, तो एज जो है वो मेरा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज़ होता है, इस बात को लिख लेना। अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव यानी कि उसमें नॉट वगैरह आ रहा है तो फिर हम लोग पेयर यूज़ कर सकते हैं सो और एज। देखिए एज वाला तो आता ही मेरा अफर्मेटिव नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में हम लोग जो है वो सो का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल एज वाला ही पेयर आएगा, समझ लो। अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल एज आएगा, पीछे वाला तो एज ही रहेगा दोनों में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सेंटेंस अपना नेगेटिव है तो हम उसके लिए फिर एज की जगह सो भी यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है। और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग चाहें तो देन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग करते भी हैं कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में। कैसे होता है क्या होता है वो देख लो। दिस बुक इज़ एज गुड एज दैट, यह किताब या पुस्तक उतनी ही अच्छी जितनी कि वो, तो एज मेरा रहा और यहाँ पर रहा एज, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव होने की वजह से मैंने केवल यूज़ किया एज, सो नहीं आएगा, अगर आता है तो गलत है। दूसरी बात ये कि इसके पीछे डॉट 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 रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इन डॉट डॉट के बीच में आपकी हमेशा आएगी क्या आएगी, एडजेक्टिव आएगी, ध्यान ही देना। कौन सी एडजेक्टिव आएगी, पॉजिटिव डिग्री की आएगी। गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखना है। दिस बुक इज़ नॉट, देखो नॉट आ गया तो सो लगा सकते हो चाहो तो, और एज भी लगा सकते हो, दोनों सेंटेंस मेरे सही हैं। एज गुड एज दैट, तो गुड के देखो यहाँ पे गुड दिए, बेटर नहीं है, अगर बेटर होता तो गलत होता। यह पुस्तक उतनी अच्छी नहीं जितनी कि वो वाली पुस्तक, इसका हिंदी अर्थ ये रहा। दिस बुक इज़ बेटर देन दैट, यह किताब उस किताब से ज़्यादा अच्छी है, तो बेटर कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव, तो कॉम्परेटिव साथ में यूज़ होता है देन, क्लियर। और एजेस वाले फॉर्मूले लाते हैं अपने साथ में पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कंजंक्शन को फिनिश किया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको समझिए, नोट्स बनाइए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे।